हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी को पढ़ने वाले हैं। कहानी को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और प्रमुख कथन को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताती हुई चलूंगी किस तरीके के प्रश्न इस कहानी से पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था और इस कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र कुमार के वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी में मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित किया गया है। चलिए हम लोग अब कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर वे कभी नीले दिखते, कभी सफेद, कभी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। यहाँ पे एक नैनीताल स्थान का नाम आया है। पेपर में अब स्थानों के नाम भी पूछे जाते हैं। कहानी में आने वाले स्थानों के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही श्रम्य अनुपम नैनीताल। ये कथन पेपर में आ चुका है। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर, उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। ये कथन भी पेपर में पूछा जा चुका है। और बच्चे क्या खेल रहे थे? हॉकी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछा जा सकता है। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने ही क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। ये बात उन बच्चों के बारे में कही जा रही है। सड़क पर से नर नारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर था ना छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सज कर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। ये लाइन पेपर में आ सकती है। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते किसी 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 हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने साथ अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में
सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही भारत का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को मुंह देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं की वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बादर की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मलिका सी जगमगा रही थी। वे जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति की जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए, यानी कि अंधेरा हो गया। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। यानी कि अभी तक लेखक की बात हुई है और इन 2 वकील मित्रों की। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। ये लाइन पेपर में पूछी जा चुकी है। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था। वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था और जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। ये कथन पेपर में आ सकता है और पूछा जा सकता है ये किसका कथन है, तो ये लेखक का कथन है।
3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बाल बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर हैं, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे। वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना था। उसके कदमों में जैसे न अगला था न पिछला था, न दाया था, न दाया है न बाया है। तो यहाँ पे एक लड़के का भी जिक्र हुआ है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। उस लड़के की उम्र 10 बरस थी। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी पर बड़ी पर रूखी हैं, माथा जैसे झुर्रियों से खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। ना नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुंह फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वह वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। ये लड़के ने उत्तर दिया। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप कहाँ हैं? हैं। कहाँ हैं? 15 कोस दूर, गांव में। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि लड़के के माँ बाप कहाँ रहते थे? तो 15 कोस, वहां से 15 कोस दूर गांव में लड़की के माँ बाप रहते थे। तू भाग आया है? हाँ। क्यों? मेरे कोई कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और मारता है, माँ भूखी रहती थी। सॉरी, मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, वहां बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। तो यहाँ पे एक और पात्र का जिक्र हुआ है जो लड़के का साथी है। कहाँ गया? मर गया। लड़के ने जवाब दिया कि वो मर गया। मर गया। मर गया, हाँ साहब। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, अब हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का। कहाँ से लेकर आए इसे? आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से, लो जी, यह नौकर लो। यह कथन पेपर में आ सकता है। और ये दो उनके लेखक के वकील मित्र का कथन है। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐसे अरे गहरे को नौकर बना लिया, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक आप भी। जी मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए की किराए वाली कमरे में सजी मसहरी पर सोने चले गए। तो वकील जो थे उनके कमरे का किराया 4 रुपए था।
वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बात करने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कट कट उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। यानी जो लेखक का मित्र थे उनके पास भी 10-10 के नोट थे और लेखक के पास ही नोट ही थे। मित्र ने पूछा तब। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने नोट नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। ये लेखक का कथन है। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे, फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। यह वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। तो लेखक ने उसको होटल डी पब में बुलाया था और 10 बजे बुलाया था। यानी दो स्थानों का नाम आ चुका है, एक नैनीताल का और ये एक होटल डी पब का। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी तेज गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगी थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। ये लेखक के मित्र का कथन। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल। स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चिंत समय हमारे पास होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। तो यहाँ उस लड़के की बात हो रही है। मोटर में सवार होते ही ये समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। वो लड़का मर गया था। ये समाचार मिला इन लोगों को जब ये लोग मोटर में सवार हो गए थे। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले छितड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। ये कथन पेपर में आ सकता है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सब कुछ सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो ये कहानी यहीं से खत्म होती है। कल हम लोग इस कहानी के नोट्स को करेंगे। कहानी के नोट्स में हम लोग इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और इस कहानी में आने वाले स्थान और इसके महत्वपूर्ण कथन जो पेपर में पूछे भी गए हैं और जो आ सकते हैं पेपर में, और जैनेन्द्र कुमार की अन्य कहानियां, कहानी संग्रह, उन सबको हम लोग इस कहानी के नोट्स में कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।